तो बच्चों 4 तरीके के न्यूमेरिकल मैं आपको बता चुका था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और जो पावर वाले न्यूमेरिकल थे वो मैंने कहा था आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पावर से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया जाता है, जैसे ये फॉर्मूला आपको दे रखा है z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी। अब आपसे बोला जाएगा इफ द परसेंट एरर इन ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी में परसेंटेज एरर आपको दे रखी होगी 1%, 2%, 3% एंड 4%। ठीक है, ए में एरर है 1%, डी में एरर है 2%, सी में एरर है 3% और डी में 4%। देन फाइंड आउट द परसेंट एरर इन जेड में परसेंट एरर फाइंड करनी है। तो अब देखो इसमें पावर भी आ रही है और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो रिलेटिव एरर का क्या होता है फॉर्मूला, इससे अगर अपन निकालेंगे तो डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस, ये तो हो गया जेड को क्या लिख दिया डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस। अब क्या होता है ए स्क्वायर, तो पहले ये जो पावर है इसको बाहर ले लेते हैं। अब आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। आप एक बार उस टॉपिक को एक बार वापस देखो पावर वाले को, उसमें अपन इस पावर को बाहर निकाल लेते थे और ए को लिख देते थे डेल ए अपॉन ए। फिर इसी प्रकार बी क्यूब में से प्लस लगा के यहाँ प्लस लगाएंगे, पावर 3 को बाहर निकाल लेंगे, 3 बाहर आ गया और बी को क्या लिख देंगे डेल बी अपॉन बी प्लस, अब सी की पावर तो 1 है तो प्लस डेल सी अपॉन सी। और ये रूट डी का मतलब मैंने वहां पे भी आपको बताया था डी की पावर हाफ। रूट डी का क्या मतलब होता है डी की पावर हाफ, तो प्लस हाफ बाहर आ जाएगा डेल डी अपॉन डी। तो इस तरीके से पहले आप एक इक्वेशन बना लो। ठीक है, रिलेटिव एरर कहलाती है। क्या कहलाती है रिलेटिव एरर। तो z को डेल z अपॉन z लिखा, ए स्क्वायर को ये प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ए स्क्वायर में से जो पावर है उसको बाहर ले लेंगे 2, ए को लिख देंगे डेल ए अपॉन ए प्लस 3 डेल बी अपॉन बी प्लस, अब 1 होगी पावर तो आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सी को डेल सी अपॉन सी लिख देना है। और डी की पावर हाफ है तो हाफ डेल डी अपॉन डी लिख देना है। तो अगर अब मैं यहां से, अब देखो मुझे जो एरर दे रखी है ए की परसेंट एरर मुझे 1% दे रखी है, ए की परसेंट एरर 1%। तो वैसे तो ये रिलेटिव एरर है, पर अगर मैं इससे परसेंट एरर निकालना चाहूं, तो मुझे डेल जेड अपॉन जेड में किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 को। तो यानी कि इस पूरे ब्रैकेट में मुझे 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 डेल ए अपॉन ए प्लस 3 डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी प्लस 1/2 डेल डी अपॉन डी इंटू 100। तो ये मेरे पास परसेंट एरर आ जाएगी। समझ गए, ये तो रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर से परसेंट एरर निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने इस पूरे डेल जेड अपॉन जेड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं परसेंट एरर यहाँ पे आ रही है डायरेक्ट, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, अब इसमें देखो प्लस माइनस 2। अब डेल ए अपॉन ए में परसेंट एरर कितनी है 1%। 1% का मतलब है डेल ए अपॉन ए है 1 अपॉन 100। समझ गए, मतलब 1% का मतलब अगर इसकी रियल वैल्यू 100 है तो इसकी एरर 1 है। 1% का मतलब यही होता है कि ये 100 पर 1% की एरर दे रहा है, 1 की एरर दे रहा है, तो 100 पर एरर कितनी है 1। तो ट्रू वैल्यू अगर 100 है तो एरर 1 है, यानी डेल ए अपॉन ए कितना है 1 अपॉन 100 प्लस 3 डेल बी अपॉन बी में कितना है 2%, 2% मतलब 2 अपॉन 100 प्लस डेल सी अपॉन सी, सी की परसेंट एरर कितनी है 3 अपॉन 100 प्लस डी की परसेंट एरर कितनी है 4 अपॉन 100 हो जाएगा ये, और इसमें 1/2 भी आएगा, 1/2 इंटू 100। क्लियर है। तो ए के परसेंट एरर जो 1% दे रखा है, इससे आप डेल ए अपॉन ए निकाल सकते हो 1 अपॉन 100। बी की जो परसेंट एरर आपको दे रखी है उससे आप डेल बी अपॉन बी लिख सकते हो 2 अपॉन 100।
ऐसे डेल सी अपॉन सी 3/100 और डेल डी अपॉन डी 4/100। ये इस तरीके से इनकी रिलेटिव एरर आप निकाल सकते हो और इन्हीं वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में डाल दो, मल्टीप्लाई 100 से करो। अब देखो ये 100 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, यानी कि इस 100 से ये सारे 100 कट हो जाएंगे। ये कट हो जाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 2 into 1 यानी 2, यहाँ 3 into 2 यानी कि 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 से ये कट हो जाएगा 2 times 2, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 13%। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको पावर को सॉल्व करनी होती है, पर अगर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है तो डायरेक्ट इससे निकालो, उसमें मल्टीप्लाई 100 मत करो। लेकिन अगर आपको परसेंट एरर निकालनी है तो मल्टीप्लाई विद 100 करो। ए का जो परसेंट एरर है वो 1% है, इसका मतलब होता है डेल ए अपॉन ए है 1/100। बी का परसेंट एरर 2% है, इसका मतलब डेल बी अपॉन बी कितना है 2/100। तो इस तरीके से ये चलती है कहानी और लास्ट में हमारे पास परसेंट एरर आ जाती है। क्लियर है कहानी। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल आपको कराया मैंने, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, जितने भी पावर वाले होंगे वो सारे इससे हो जाएंगे। इसको आप 1-2 बार देख लेना ध्यान से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक और थोड़ा सा ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन कराता हूं पावर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आज का, कल तो कराए थे वो थे ही अच्छे क्वेश्चन, आज है ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक आपके पास सिलिंड्रिकल वायर है इस तरीके का, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है इसकी, इसको मीजर किया गया तो इसकी लेंथ हमें मिली 4 ± 0.04 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस, तो रेडियस हमें यहां से मिलती है मीजर करने पर 1 ± 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें बोला जाएगा एक सिलिंड्रिकल वायर है, उस वायर की लेंथ दे दी जाएगी, उसकी रेडियस दे दी जाएगी और क्या निकलवाया जाएगा, उसका वॉल्यूम। तो आप बात को समझो कि अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो पहले हमें लेंथ में ये दोनों क्वांटिटी पता होनी चाहिए। ये 4 क्या है, ये 4 है लेंथ की ट्रू वैल्यू L, और ये 0.04 क्या है, ये है लेंथ की एरर डेल L। रेडियस में ये क्या है, ये रेडियस की ट्रू वैल्यू है और ये रेडियस का एरर है डेल R। तो इस तरीके से ये ट्रू वैल्यू है दोनों, ये लेंथ की ट्रू वैल्यू, ये रेडियस की ट्रू वैल्यू, ये लेंथ की एरर, ये रेडियस की एरर। अब सबसे पहले मैं वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। V कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, πr²L। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²L। इससे मुझे ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगी। तो पाई की वैल्यू में डालूंगा 3.14, आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू में डालूंगा इसमें से जो ट्रू वैल्यू है 1 का स्क्वायर, और एल की जो ट्रू वैल्यू है 4। तो ये मेरे पास वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.14 × 4 यानी कि 12.56 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू, मैंने ट्रू वैल्यू को रखकर पुट करके यहाँ पर इस फॉर्मूले में मेरे पास जो वैल्यू आई, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। अब मैं निकालूंगा एरर। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके पहले मैं रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनाऊंगा, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो v को मैं क्या लिख दूंगा, डेल v अपॉन v प्लस माइनस। अब ये जो पाई आ रहा है, पाई क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है 3.14। तो इसमें तो एरर आ ही नहीं सकती, कोई मूर्ख ही होगा जो इसमें एरर करेगा। ये मेजरमेंट से नहीं मिला, ये तो हमें पता है 3.14 रखा जाता है इसकी जगह, तो इसकी वैल्यू में कोई एरर नहीं आ सकती। तो इस एरर वाले फॉर्मूले में ये नहीं आएगा, ठीक है। ये कब आएगा, जब हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे। लेकिन एरर निकालोगे तो इसमें तो एरर कर ही नहीं सकते आप, तो इसमें एरर होगी नहीं, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी।
हाँ आर में एरर है, ये भी आर में एरर, एल में एरर है, ये भी एल में एरर, पर पाई में कोई एरर नहीं हो सकती, इसलिए एरर वाली इक्वेशन में इसको हटा दिया जाता है। तो पाई यहां से हट गया, अब आर स्क्वायर का 2 बाहर आ गया, डेल आर अपॉन आर प्लस एल तो अकेला है, डेल एल अपॉन एल। क्लियर होगी ना कहानी? तो ऐसी कोई भी वैल्यू किसी फॉर्मूले में, वो पाई हो या कोई न्यूमेरिक वैल्यू 2, 3, 4 हो, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो इनको उस फॉर्मूले में तो रखोगे, लेकिन जब उससे एरर का फॉर्मूला निकालोगे तो इसको हटा दोगे, क्योंकि उस वैल्यू में एरर नहीं आती है। तो अब यहां से डेल बी और बी की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, यहां से ये बी आ चुका है हमारे पास 12.56, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और डेल आर अपॉन आर ये है डेल आर 0.01 अपॉन आर है 1, ये दोनों वैल्यू मैंने लिख रखी है, प्लस डेल एल 0.04 अपॉन 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस ये तो हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.01 से तो 0.02 प्लस ये 4 से 0.01 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से डेल बी अगर मुझे निकालना है तो ये तो प्लस माइनस का हो गया 0.03, ठीक है, डेल बी अपॉन ये, इसको भी मैं वी लेके चल रहा हूं क्योंकि ये इक्वेशन मेरे आगे काम आएगी। डेल बी अपॉन वी मेरे पास आ गया प्लस माइनस 0.03। अब मुझे डेल बी निकालना है तो वी को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, वी कितना है 12.56, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल बी प्लस माइनस 0.38 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? हमने क्या करा, पहले तो ट्रू वैल्यू निकाल ली वॉल्यूम की, उसके बाद इससे एरर निकाली रिलेटिव एरर, तो v को क्या लिख दिया, डेल v अपॉन वी इज इक्वल टू प्लस माइनस, पाई को हटा दिया इस इक्वेशन से क्योंकि पाई एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं आती है। आर स्क्वायर को क्या लिखा, 2 बाहर ले लिया, डेल आर अपॉन आर प्लस एल डेल एल अपॉन एल, वैल्यू डाली डेल आर अपॉन आर डेल एल अपॉन एल, और इसको सॉल्व करा तो डेल वी अपॉन वी निकल आया। अब ये निकल जाने के बाद डेल वी निकालना है तो v को मल्टीप्लाई करोगे इससे, और v कितना है 12.56, तो देखो ये मैंने v को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास डेल वी आ गया, डेल वी इज द एरर इन वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरे पास अब वॉल्यूम का क्या आएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर पूरा लिखूं मैं तो इसकी ट्रू वैल्यू तो आएगी वॉल्यूम की 12.56, और इसमें एरर कितनी आएगी 0.38, ये मेरे पास वॉल्यूम का पूरा फॉर्मूला गया। अगर मुझसे परसेंट एरर पूछी जाए कि वॉल्यूम में ये तो ट्रू वैल्यू है, ये एरर है, लेकिन परसेंट एरर पूछी जाए तो मुझे मालूम है डेल बी अपॉन वी में 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंट एरर आ जाएगी। डेल बी अपॉन वी इज द रिलेटिव एरर, अगर इसको मल्टीप्लाई विद 100 करते हैं तो परसेंट एरर मिल जाती है। अब डेल बी अपॉन वी यहाँ पर है प्लस माइनस का 0.03, ये डेल बी अपॉन वी है, इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3% की एरर हमें परसेंट में मिल जाएगी। तो यहाँ देखो हमने बहुत सारी चीजें, ट्रू वैल्यू निकाली, पहला क्या निकाली, ट्रू वैल्यू, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, सेकंड में तो रिलेटिव एरर, थर्ड में एब्सोल्यूट एरर, और फोर्थ में परसेंट एरर। इस क्वेश्चन में सारी एरर निकाल के बता दी मैंने आपको। ट्रू वैल्यू तो सीधे सीधे फॉर्मूले से निकालो, अगर रिलेटिव एरर निकालनी है तो ऐसे निकालो, अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो ये एब्सोल्यूट एरर निकल चुकी है, और अगर आपको परसेंट एरर निकालनी है तो ऐसे निकालो, और अगर पूरा वॉल्यूम लिखना है तो ट्रू वैल्यू और एरर इस तरीके से उसको लिख दो। क्लियर है ना कहानी? तो ऐसे न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराए हैं इनको आप करो, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और भी न्यूमेरिकल भेज दूंगा और आप इसके प्रैक्टिस करते रहना। सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आप कोई भी न्यूमेरिकल एरर का कर लोगे। इसके बाद एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं बच्चों, कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती है। जैसे मान लो मैंने किसी रॉड की लेंथ मेजर करी तो मेरे पास 2.54 मीटर, ये मेरे पास लेंथ आई, ठीक है। कोई रॉड है, उस रॉड की लेंथ में मीटर स्केल से मेजर करता हूं तो कितनी मिलती है मुझे 2.54।
लेकिन मैं किसी और से मीजर करवाता हूं तो वो मुझे मिलती है 2.53 मीटर। दो वैल्यू मुझे लेंथ की मिली, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। अब इसमें देखो 2.5 ये तो एक जैसी है, और 4 इधर 4 आ रहा है, इधर 3, ये अलग अलग है। तो ये जो है ये तो श्योर डिजिट्स हैं, ये मिलेंगी ही मिलेंगी। आगे वाली 2 डिजिट इसमें क्या हो गई, श्योर। जब मैं 5 मेजरमेंट भी करूंगा ना तो मुझे 2.54, 2.53, 2.57, 2.56 ऐसी वैल्यूज मुझे मिलेंगी। तो 2.5 तो क्या हो गई, श्योर डिजिट्स, और ये 4 और 3 हो गई डाउटफुल डिजिट्स, डाउटफुल डिजिट। तो श्योर डिजिट और एक होती है डाउटफुल, हो सकता है 2 भी हो डाउटफुल, पर किसी भी मेजरमेंट में या तो 1 होगी या 2 होगी। तो श्योर, अभी यहां पर मैंने इन दोनों को श्योर माना है क्योंकि मुझे 5 मेजरमेंट में ये एक जैसी मिलती जा रही है, तो ये श्योर डिजिट्स हैं। और जो लास्ट वाली है ये वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो ये कैसी डिजिट है, डाउटफुल डिजिट है। श्योर डिजिट कितनी है, 2, डाउटफुल कितनी है, 1। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये जो 3 मुझे मिला इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज द सम ऑफ श्योर डिजिट्स एंड डाउटफुल डिजिट। इन दोनों को ऐड कर दो तो जो भी हमें मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, सिग्निफिकेंट फिगर। जिस वैल्यू में जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो उतनी ही अच्छी वैल्यू मानी जाती है। मतलब आपने उसको ज्यादा, अगर पॉइंट के बाद ज्यादा और ज्यादा 1 और 3 आ जाता तो इसका मतलब आपने और अच्छा मेजरमेंट किया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है तो इसका मतलब आपको वैल्यू ज्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमें ये भी बताता है कि जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो कैसी है, अच्छी है या खराब है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है, श्योर डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट। अब इसके रूल्स आते हैं। हमें ये क्या फाइंड करना होता है कि किसी में भी रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, शॉर्ट में मैं इसको एसएफ लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं छोटे मोटे, वो देख लो। पहली बात तो ये जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक ये क्या कहलाते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट, सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे 2, 4, 9, 7 ऐसी एक डिजिट दी गई है और आपसे पूछा जाएगा इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, तो आप बोलोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो। तो काउंट करते जाओ 1, 2, 3, 4, तो टोटल इस पूरे नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 4। तो एक रूल है नॉन जीरो का कि जितने भी नॉन जीरो है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसके अलावा जितने भी रूल्स हैं वो सब जीरो से रिलेटेड है। अब जीरो से रिलेटेड एक क्या है कि अगर मान लो, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, अगर लिखा हो 1002 और आपसे पूछा जाए इस वैल्यू में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोलोगे 4। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर दो नॉन जीरो, ये नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आते हैं, बीच में एक नॉन जीरो इधर, एक नॉन जीरो इधर, और उसके बीच में अगर जीरो आते हैं तो वो जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ये तो है ही, और इनके बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो भी हो गए। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 4। एक रूल ये हो गया कि दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड, अगर कोई एक ऐसी वैल्यू है कि जिसमें डेसिमल नहीं है, जैसे 1200, तो 1200 में कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं लग रहा, तो ऐसी डिजिट में जो लास्ट जीरो है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये लास्ट जीरो, इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। तो केवल इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 2। केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और 4 अगर इसी में मैं डेसिमल लगा दूं कहीं, जैसे मान लो 1.200 कर दूं, तो अगर ये वैल्यू डेसिमल आ रहा है इसके अंदर, तो फिर इसमें इन लास्ट वाले जीरो को भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा
और टोटल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। क्लियर है ना? अगर पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इन जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं करते, लास्ट वालों को। केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर पॉइंट लगा दिया बीच में, तो पॉइंट के बाद फिर लास्ट जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाते हैं। फिफ्थ है इसका कि मान लो वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन 1, जैसे एक वैल्यू है 0.0054। अब देखो 1 से छोटी है ये वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू में डेसिमल और ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या है ये? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसके बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। कितने सिग्निफिकेंट हैं? केवल 2। तो समझ गए फिफ्थ पॉइंट में वैल्यू 1 से लेस देन में आएगी, मतलब सीधे पॉइंट से चालू होगी वैल्यू, इधर जीरो होगा। तो ऐसी वैल्यू में अगर डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहे हैं ऐसे, तो इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। केवल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। 10 की पावर को सिग्निफिकेंट नहीं मानते, जैसे लिखा है 2 × 10⁻³ लिखा है 2 × 10⁻³ तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। केवल कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, नॉन जीरो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, टोटल 4। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। इसमें भी कितने हो गए? 4। अगर डेसिमल नहीं है, डेसिमल डिजिट नहीं है और प्योर डिजिट है पूरी, तो उसमें लास्ट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। तो केवल 2 सिग्निफिकेंट हैं। अगर डेसिमल लगा दिया तो ये लास्ट वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। अगर वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन 1 है, तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है इस तरीके से, तो उसको आपको सिग्निफिकेंट नहीं मानना। केवल 2 सिग्निफिकेंट आएंगे इसमें, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट होंगे। और 10 की जो पावर होती है उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं माना जाता। तो इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं। इसके न्यूमेरिकल होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसके अकॉर्डिंग किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। आज के वीडियो में जो भी बताया है इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ो और याद करो। देख लो इसको एक बार।